समझेंगे उपसर्ग को, क्योंकि हिंदी की परीक्षा में कई बार उपसर्ग से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि उपसर्ग है क्या और उपसर्ग से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में इसीलिए हम उस उपसर्ग से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे कि कोई भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो उपसर्ग है हमारा, उससे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है जय, तो जय के आगे हमने क्या आगे लिखा है पराजय। मतलब जब किसी मूल शब्द के पहले जब कोई वाक्यांश लग जाता है, जैसे लिखा हुआ है परा, तो उस वाक्यांश को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर जय का लिखा है पराजय, यानी जय के पहले क्या लग गया? परा, तो ये हमारा क्या हो गया? उपसर्ग। मतलब अगर इसकी परिभाषा पे जाए तो जब किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वो हमारा क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे अभी जय था और जय का जो अर्थ परिवर्तित हुआ वो क्या हो गया? पराजय। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया ये उपसर्ग जुड़ने से। इस प्रकार अब आइए देखते हैं कि जो उपसर्ग है, इससे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया है कि उपसर्ग को हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार बटेगा। जो उपसर्ग है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं आदि प्रत्यय। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उपसर्ग को अन्य किसी और नाम से जानते हैं, वो क्या है? तो वो है हमारा आदि प्रत्यय, उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को दो भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब संधि विच्छेद करते हैं। तो पहला हुआ उप और दूसरा हो गया सर्ग। अब उप का क्या अर्थ होता है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि उप जो इसका शब्द है तो उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है समीप, निकट और पास। ये हमारे उप का अर्थ होता है। लेकिन अगर सर्ग की बात करें तो ये होता है सृष्टि करना, सर्ग का अर्थ होता है। तो इस प्रकार ये तो हुआ कंप्लीट। अब आगे एक क्वेश्चन और बनता है जो कि पूछा गया है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त मुख्य उपसर्गों के कितने प्रकार हैं। मतलब जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें मुख्य रूप से जो उपसर्ग जो प्रयोग किए जाते हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में अभी तक जो भी उपसर्ग बताए गए वो है टोटल 3। मतलब 3 प्रकार के मुख्य उपसर्ग ऐसे हैं जो हमारी हिंदी भाषा में पढ़ाए गए हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है आगम या विदेशी उपसर्ग। इन दोनों नाम से इसको हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की कि ये किस प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा देखिए हमने उदाहरण से समझाया है। पहला है अति। ये जो अति है तो ये हमारा संस्कृत का उपसर्ग है अति। तो अति से हमारे किस टाइप के शब्द बन सकते हैं? पहला है अत्याचार, दूसरा है अतिवृत्ति। अब कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपके सामने दे दिया जाएगा अत्याचार शब्द और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग बताइए कौन सा है। तो भय जरूर यहाँ पर आधा था, तो लेकिन इसका जो हमारा उपसर्ग होगा वो हो जाएगा अति, ना कि अत्य। कैसे? क्योंकि जब हम किसी शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पे जो हमारा मूल शब्द है उसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको पराजय में बताया कि अगर हम उसका उपसर्ग परा अलग कर ले तो जो जय है उसका एक अपना अर्थ बन रहा है। लेकिन अगर हम उसको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं बन रहा है तो मतलब हम उसका संधि विच्छेद गलत कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे अत्याचार है तो इसको हम किस 2 चीजों में तोड़ेंगे? अति प्लस आचार में। तो अति देखिए अलग हो गया, तो यानी अति हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया और आचार हमारा उसका शब्द हो गया। तो उसी मूल शब्द के पहले जो हम अति जोड़ देंगे तो अत्याचार हो जाएगा। दूसरा शब्द है अतिवृद्धि। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको अति दिख रहा है, अगर हम वृद्धि को अलग कर दें तो ये वृद्धि हमारा क्या हो जाएगा? एक अलग शब्द बन जाता है। वृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी, जो मतलब बढ़ने को बोलते हैं वृद्धि को, तो बढ़ोतरी को हम बोलते हैं वृद्धि। लेकिन अति जोड़ देंगे तो उसका उपसर्ग हो जाएगा अतिवृद्धि, यानी इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अगला है हमारा अधि। तो इससे हमारा जो शब्द बना वो है पहला अधिकृत, दूसरा है अध्यवसाय। तो जो अधिकृत है इसमें देखिए कृत को अलग कर दें तो अधि हमारा इसमें उपसर्ग हो गया। दूसरा अध्यवसाय है तो इसमें भी जो हमारा अधि है, अधि प्लस व्यवसाय अगर अलग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अध्यवसाय। अब ये हो गया बात संस्कृत के उपसर्ग की। आगे बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। अभी मैंने यहाँ पर 2 सिर्फ उपसर्गों के उदाहरण बताए हैं, लेकिन आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां पर एक मैंने पूरा फुल वीडियो बना रखा है उपसर्ग और प्रत्यय का। वहां पर मैंने संस्कृत के, हिंदी के
मतलब विदेशी, इन तीनों के मैंने जितने भी उपसर्ग होते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है, और वो भी विद एग्जाम्पल। तो आप वहां से सभी उपसर्गों को देख सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप सामने देख लेते हैं उपसर्गों को तो एग्जाम में आपको उसको देखने में और या पहचानने में समय नहीं लगता है। तो एक बार आप उसको देख लेंगे। अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, जिसका नाम है बेसिक एजुकेशन ओरिजिनल नाम से आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसका उपसर्ग और प्रत्यय का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप प्रॉपर पूरी क्लास देख सकते हैं, सारे उदाहरण सहित आपको अलग अलग उपसर्ग मिल जाएंगे। अब आइए कंटिन्यू करते हैं हिंदी के उपसर्ग से। तो जो हिंदी का उपसर्ग पहला है हमारा अधि। तो जैसे आपके सामने शब्द आ जाएगा अधपका या अधकचरा, मतलब पका अगर हम अलग कर दें, अध को अगर अलग कर दें, तो यहाँ से देखिए पका का अपना एक अलग अर्थ है। इसी तरह अधकचरा में भी कचरा का अपना एक अलग अर्थ है, अध का अलग हो गया। तो यानी अध जो पहले लग रहा है तो ये इसका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और जो अधकचरा इसमें भी अध हो गया। अब आगे बात करें अनपढ़, दूसरा है अनमोल। तो इसमें भी हमारा अन हो गया यहाँ पर उपसर्ग, और यहाँ पर भी अन हो गया, मतलब इसका अनपढ़ और अनमोल में कौन सा हमारा उपसर्ग हो जाएगा, अन हो जाएगा। इस प्रकार हमारा संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं आगत यानी विदेशी। अब इसमें एक चीज और समझिए कि जो हमारे आगत और विदेशी उपसर्ग है उसमें 3 भाषा के शब्द आते हैं। कौन कौन से 3 भाषा, उर्दू, अरबी फारसी, अंग्रेजी भाषा, मतलब ये भाषाओं के शब्द हमारे आगत या विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। आगत और विदेशी उपसर्ग होते कौन से हैं, मतलब वो शब्द जो विदेश से आए हुए, मतलब बाहर से आए हुए हैं हमारे देश में, वो शब्द उनको हम आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जिसमें पहला है हमारा गैर। अब गैर से शब्द है क्या हमारा, गैर कानूनी और गैर हाजिर। तो यहाँ पर हमारा गैर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार है डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिप्टी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार हमने संस्कृत, हिंदी और आगत यानी विदेशी उपसर्गों को कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस और बन जाते हैं उपसर्ग से, तो उसको कवर कर लेते हैं कि प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि संस्कृत के कुल उपसर्गों की कितनी संख्या है, मतलब संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं। तो टोटल हमारे 22 उपसर्ग संस्कृत में हैं, लेकिन जो हिंदी भाषा है उसमें मूल रूप से संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो वो है 20। फिर डिफरेंस समझिएगा कि संस्कृत के जो कुल उपसर्ग है वो है टोटल 22। प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि संस्कृत के कुल उपसर्ग 22 जरूर हैं, लेकिन हिंदी भाषा में जो संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं वो केवल 20 ही किए जाते हैं, 2 उपसर्ग नहीं यूज किए जाते, सिर्फ 20 किए जाते हैं। अगला है जैसे है समकालीन और संभव। अब यहाँ से कंफ्यूजन बन सकता है कि आपसे एग्जाम में ये 2 शब्द दे दिए जा सकते हैं कि समकालीन और संभव, इन दोनों में क्या हमारा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे है समकालीन, अगर हम कालीन को यहाँ से अलग करते हैं तो अलग एक शब्द हो गया, और सम अगर अलग कर ले तो यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात संभव में की जाए कि संभव में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, सम प्लस भव। अगर हम अलग कर दें तो यहाँ पर भी क्या आता है, सम और भव, तो यानी सम आ जाएगा यहाँ पर भी हमारा उपसर्ग। लेकिन यहाँ पे जो सम आएगा वो कैसा आएगा, हलंत के साथ मां आएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों में आपके सामने दोनों रख दिए जा सकते हैं, ये वाला सम भी और ये वाला भी सम, लेकिन आपको डिफरेंस ये समझना है कि यहाँ पे संभव क्यों। अब डिफरेंस समझिए, क्योंकि यहाँ पे समकालीन में सम हमारा जो माँ है वो देखिए पूरा पूरा है, पूरा माँ दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सम पूरा माँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो माँ है ये आधा माँ है, देख रहे हैं। तो जब भी किसी हम व्यंजन को आधे से डिनोट करते हैं, मतलब आधा दर्शाते हैं, तो उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। मतलब किसी भी व्यंजन को अगर हमें दर्शाना है कि वो आधा है, आधा प्रयोग किया गया है, तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आधा माँ प्रयोग हुआ है तो आप हलंत के साथ सम देखेंगे, यहाँ पे पूरा माँ प्रयोग हुआ है तो किसके साथ देखेंगे, पूरे माँ के साथ। इस प्रकार इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। समकालीन आएगा तो ये सम, संभव आएगा तो ये हलंत के साथ माँ। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि पुनर्जन्म और पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर इसमें हम देखें कि इन दोनों शब्दों में हमारा उपसर्ग कौन सा है, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बाकी अगर आपको पूरी मैंने यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश की है कि कोई भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे, अभी तक जिस टाइप के भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं
वो सभी मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं उपसर्ग से संबंधित। आगे की क्लास में मैं प्रत्येक से संबंधित सारी जानकारी लेके आऊंगी, और अगर आपको डिटेल्स में सारे उपसर्ग संस्कृत, हिंदी और विदेशी सारे अगर समझने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर के बेसिक एजुकेशन ओरिजिनल में, वहां से आप इसका लिंक देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है डिटेल्स में विद एग्जाम्पल, तो वो आप सारे एक साथ देख सकते हैं उदाहरण के साथ।